जस्ट इमेजिन आप एक प्रोफेशनल किलर है जिसने पूरी जिंदगी कॉन्ट्रैक्ट लेकर लोगों को मारा है, लेकिन जॉब के आखिरी दिन आपके हाथ में आप ही की मौत का कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप क्या करेंगे? अगर आपने ये मूवी देख ली तो एक हफ्ते तक तो आपके दिमाग से इसका ट्रामा नहीं निकलने वाला। कहानी की शुरुआत में एक प्रोफेशनल किलर चुपचाप बिजली वाले ड्रिल से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ड्रिल की आवाज इतनी तेज होगी कि बगल वाले फ्लैट में रहने वाला मोटा आदमी चौकन्ना हो जाएगा। मोटा आदमी गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बाहर निकला, ये सोचते हुए कि आज तो इसको मजा सिखाना पड़ेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि किलर का असली टारगेट कोई और नहीं बल्कि वही खुद था। किलर ने एक झटके में मोटे आदमी को दीवार से चिपका दिया। फिर उसने नेल गन उठाई और उसके दोनों हाथ दीवार में ठोक दिए। सिर्फ हाथ ही नहीं, उसके कपड़े तक दीवार में चिपका दिए। इसके बाद उसने हथौड़े से उसकी छाती पर जोरदार वार किया, जिससे वो दर्द से चीख पड़ा। इसी बीच जो बॉडीगार्ड दौड़ता हुआ अंदर आया, किलर फौरन जमीन पर लुढ़क गया और सेकंडों में उसे भी ढेर कर दिया। एक टॉप लेवल किलर होने के नाते जैक हार्लन जानता था कि अधूरा काम सबसे खतरनाक होता है। वो आगे बढ़ा और जो बॉडीगार्ड अभी भी जिंदा था उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन तभी उसने टेबल पर कुछ ऐसा देखा जिससे उसका चेहरा बदल गया। टेबल पर उसकी खुद की पूरी फाइल रखी थी, नाम, फोटो, बैकग्राउंड, सब कुछ। उसी पल जैक समझ गया ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये एक जाल था। वो वापस मोटे आदमी के पास गया और उससे पूछने लगा कि क्या उसे इसके पीछे की सच्चाई पता है। लेकिन आदमी बार बार यही कहता रहा कि उसे कुछ नहीं मालूम, सच बोल रहा है या नहीं। ये पक्का करने के लिए हमारे दयालु जैक ने ड्रिल उठाई और उसके सिर में छेद करना शुरू कर दिया। लेकिन इतनी भयानक सजा के बाद भी मोटा आदमी कुछ नहीं बोला। आखिरकार जैक ने उसे गोली मार दी। फिर उसने अपना छोटा सा फोन निकाला, लाश की फोटो खींची और अपने कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करके कहा कि मिशन पूरा हो गया है। महिला कुछ बोल पाती उससे पहले ही जैक ने सिम कार्ड तोड़ दिया। फिर नए नंबर से उसी औरत को दोबारा कॉल किया। जैक का अंडरवर्ल्ड में नाम था ब्लैक सीजर। वो किलर की दुनिया का सबसे खतरनाक नाम था, लेकिन अब वो 50 से ऊपर का हो चुका था। बाल पूरी तरह सफेद, शरीर में पुरानी चोटें और बीमारियां। उसे पता था कि अब रिटायरमेंट का वक्त आ गया है, इसीलिए उसने ये आखिरी कॉन्ट्रैक्ट लिया था। सोचा था एक आखिरी बड़ा पैसा और फिर चैन से बुढ़ापा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसी को मारने के लिए था। उधर विवियन को जब इस बात की खबर मिली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने तुरंत विक्टर हुआंग के पास जाकर उसे जमकर फटकार लगाई। तू सच में इतना बेवकूफ है? ब्लैक सीजर को मारने के लिए तूने 2-4 छुटभइये भेज दिए। विवियन ने उसे साफ चेतावनी दी, अगर जिंदा रहना है तो जैक को हाथ लगाने का ख्याल भी छोड़ दे, वरना पूरी जिंदगी डर में कटेगी। लेकिन विक्टर हुआंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अब किलर ऑर्गेनाइजेशन का नया बॉस बन चुका था। उसने नोटिस किया कि हर साल रिटायर हो चुके किलर्स को भारी पेंशन देनी पड़ती है। पैसा बचाने के लिए उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आया, पुराने किलर्स को ही खत्म कर दो, न पेंशन न खर्च। इसी सोच के साथ उसने पुराने किलर्स को एक एक करके मरवाना शुरू कर दिया। शुरुआत में सब कुछ आसान रहा, लेकिन जैसे ही नंबर जैक का आया सब गड़बड़ हो गया। विक्टर हुआंग को यकीन नहीं हो रहा था कि सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी इतना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसने अपनी सबसे खतरनाक टीम भेजी, गोस्ट ब्लेड स्क्वाड। स्क्वाड ने बहुत जल्दी जैक के पर्सनल बटलर का पता लगा लिया। थोड़ी सी दोस्ती भरी बातचीत के बाद उन्हें पता चला कि जैक के नाम पर कुल 4 प्रॉपर्टी है। एक एक करके सबकी जाँच की गई और आखिरकार उसका ठिकाना ट्रेस हो गया, एक दूर दराज की बर्फीली पहाड़ियों में बसा छोटा सा कस्बा। उस वक्त जैक को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसे ढूंढ रहा है। वो अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की सोफी के साथ नाश्ता कर रहा था। सोफी उसके गिने चुने अच्छे दोस्तों में से एक थी। दोनों अक्सर साथ बैठकर खाना खाते थे। आज सोफी का जन्मदिन था। जैक ने खास तौर पर उसके लिए एक गिफ्ट खरीदा था। सोफी ने जब उत्साह से पैकेट खोला तो अंदर एक स्टैंडर्ड हैंडगन रखी हुई थी। जाहिर था लड़की को ये गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। थोड़ा झेंपते हुए जैक पास की छोटी दुकान पर गया और दुकानदार औरत से पूछा, ऐसा क्या दूं जिससे लड़की खुश हो जाए? उसी वक्त स्क्वाड की नजर जैक पर पड़ चुकी थी। शिकार शुरू हो चुका था। जब जैक गाड़ी चलाकर घर लौट रहा था तो उसे सड़क किनारे एक खराब खड़ी कार दिखी। कार की मालिक एक ऐसी औरत थी जिसे देखकर लग रहा था कि वो बच्चे पैदा करने में माहिर होगी। जैसे ही जैक ने गाड़ी रोकी, औरत ने अपना कोट खोला और उसकी तरफ बढ़ी। बेचारी सी आवाज में बोली, मेरी कार खराब हो गई है, मोबाइल की बैटरी भी खत्म है, टो ट्रक भी नहीं बुला सकती। हमदर्द नागरिक जैक ने बिना सोचे समझे उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और घर ले आया। फोन करने के बाद औरत ने बताया कि उसका दोस्त कल ही उसे लेने आ पाएगा, इसलिए आज की रात यहीं रुकना पड़ेगा। जैक ने मना नहीं किया। औरत बहुत आभारी हो गई। उसने कहा कि वो जैक की थकान उतारने में मदद करना चाहती है। लेकिन जब दोनों बिस्तर पर थे उसी दौरान औरत ने चुपचाप अपने गले में पहनी चेन से दूर छिपे स्नाइपर को लोकेशन भेज दी। इतना ही नहीं, बाकी किलर्स भी धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही दोनों ने पोजीशन बदली, स्नाइपर ने ट्रिगर दबा दिया, लेकिन किस्मत खराब थी, गोली उसके ही साथी के कंधे में जा लगी। जैक ने 1 सेकंड भी नहीं गंवाया। उसने तकिए के नीचे से पिस्टल निकाली और आवाज के सहारे बाहर मौजूद किलर्स पर गोलियां चला दी। फिर तुरंत बिस्तर के नीचे लुढ़क गया। लेकिन औरत अभी भी अपनी चेन से उसकी लोकेशन लगातार भेज रही थी। जैक को सिर्फ छिपते रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था। एक मौके पर उसने झट से पिस्टल निकाली और औरत के चेहरे पर गोली मार दी। फिर कुल्हाड़ी उछालकर उसे बीच से 2 हिस्सों में काट दिया। जैसे ही टीम को साथी की आवाज आनी बंद हुई,
स्क्वाड ने दरवाजा तोड़कर झोपड़ी में एंट्री की, लेकिन तलाशी के बाद उन्हें सिर्फ लाशें मिली। स्नाइपर भी गायब था। तभी ऊपर से क्लिक की आवाज आई। कोई पीछे से बंदूक लोड कर रहा था। जैक पहले ही उनके पीछे पहुंच चुका था। उसने एक आदमी के कान से हेडसेट निकालकर पहन लिया और सीधे किलर टीम की वॉइस चैनल में जुड़ गया। अचानक आई अजनबी आवाज से दोनों किलर घबरा गए। जैक ने पैरों के पास पड़ी लाश हटाई, स्नो कैमो सूट पहना और स्नाइपर राइफल उठाकर झोपड़ी की सारी लाइटें उड़ा दी। फिर थर्मल विजन ऑन कर दिया। लेकिन स्क्वाड भी चालाक था। उन्होंने सिग्नल फ्लेयर फेंके ताकि थर्मल विजन बिगड़ जाए और जानबूझकर बातों में उलझाकर टाइम खींचने लगे, क्योंकि कुछ मिनट पहले ही उन्होंने एक और किलर को चुपचाप पीछे की पहाड़ी से भेज दिया था। उन्हें नहीं पता था कि जैक पहले ही सब समझ चुका था। वो जानबूझकर पेड़ पर छिपकर बैठा था। जैसे ही पीछे से आए किलर की चीख सुनाई दी, झोपड़ी में छिपी औरत की रूह कांप गई। वो फौरन फ्रिज के पीछे छिप गई। चारों तरफ सन्नाटा था। धीरे धीरे फ्लेयर बुझने लगे। जैक ने शांत आवाज में कहा, डरो मत, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। लेकिन यही बात औरत को और ज्यादा डराने लगी। घबराहट में उसके मुंह से भाप निकल गई। बस यही उसकी गलती थी। जैक ने ट्रिगर दबाया। गोली फ्रिज को चीरती हुई सीधे उसे जा लगी और पक्का करने के लिए उसने एक गोली और मार दी। स्क्वाड का सफाया करने के बाद जैक ने जमीन पर पड़ी एक लाश की जेब टटोली। उसे एक चाबी मिली जिस पर लिखा था 3 साइंस मैनेजमेंट, किसी का भला कर ही लिया जाए। ये सोचकर जैक सीधे उस पते पर पहुंचा। लेकिन जब उसने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा अजीब था। वहाँ सिर्फ एक औरत थी जिसकी हालत ऐसी लग रही थी जैसे दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक न हो। जाने से पहले उसी औरत के मुंह से उसे एक भयानक खबर मिली। एक और किलर सोफी को किडनैप करने जा चुका है। ये सुनते ही जैक का चेहरा सख्त हो गया। ये उसकी आखिरी हद थी। जब वो सोफी के घर पहुंचा तो पूरा घर तहस नहस था। हर जगह टूट फूट, लेकिन सोफी कहीं नहीं थी। जैक फौरन गाड़ी लेकर होटल लौटा, लेकिन वहाँ पहुंचकर देखा कि वो दिमागी हालत वाली औरत भी गायब थी। ये पहली बार था जब किसी ने जैक के साथ इतना आगे जाकर खेला था। उसने दिल ही दिल में कसम खाई, पूरी किलर ऑर्गेनाइजेशन को जड़ से उखाड़ देगा। सोफी का पता लगाने के लिए वो एक बार पहुंचा। इस बार वो बार का मालिक था, उसका पुराना दोस्त। किलर ऑर्गेनाइजेशन में उसके गिने चुने भरोसेमंद लोगों में से एक। काफी देर बातचीत के बाद जैक को पता चला कि विक्टर हुआंग उसे क्यों मरवाना चाहता था, और दोस्त ने ये भी बताया कि सोफी को शायद विक्टर हुआंग की पर्सनल विला में रखा गया है। जाने से पहले दोस्त ने उसे सावधान रहने को कहा। जैक ने बिना सोचे उसका हाथ थाम लिया। अगले ही पल दोस्त ने कपड़ा निकाला और उसके चेहरे पर रख दिया, न्यूरोटॉक्सिन। जैक को यकीन नहीं हुआ। सालों पुरानी दोस्ती भी बिक चुकी थी। कांपते हाथों से उसने पिस्टल निकालने की कोशिश की, लेकिन जहर असर कर चुका था। कुछ करने से पहले ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो वो विक्टर हुआंग की विला के अंडरग्राउंड टॉर्चर सेल में था। स्क्वाड के खत्म होने की खबर के बाद से विक्टर हुआंग को नींद नहीं आ रही थी। डर और गुस्सा निकालने के लिए उसने फैसला किया कि जैक को धीरे धीरे मारेगा। उसने सोफी की टॉर्चर वाली तस्वीरें निकाली, एक एक करके जैक के सामने दिखाई, फिर उन तस्वीरों को सीधे उसके सीने में ठोक दिया। और ये तो बस शुरुआत थी। विक्टर हुआंग ने एक खूबसूरत सी प्लायर उठाई, बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक चलाया और जैक की चमड़ी को धीरे धीरे काटना शुरू किया। अगर जैक इतना सख्त ना होता तो कब का बेहोश हो चुका होता। पूरे दिन की यातना के बाद वो पहचान में नहीं आ रहा था। खून शरीर के हर हिस्से से बह रहा था, लेकिन विक्टर हुआंग का मन नहीं भरा। अगले दिन उसने चाकू उठाया और जैक को ऐसे गोदने लगा जैसे तरबूज हो। इतना जोर लगाया कि चाकू की नोक उसके शरीर में ही टूट गई। विक्टर हुआंग को गुस्सा आ गया। उसका पसंदीदा चाकू खराब हो गया था। गुस्से में उसने जैक की एक आंख फोड़ दी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। वही टूटी हुई नोक जैक के लिए जिंदगी की रस्सी बन गई। रात के सन्नाटे में जैक ने दर्द सहते हुए अपने शरीर से टूटी हुई नोक निकाली। उसी से उसने हथकड़ियां खोल ली। अगली सुबह विक्टर हुआंग आखिरी यातना देने आया। उसे क्या पता था कि जैक की आंखों में अब सिर्फ खून की प्यास थी। जैसे ही दुश्मन पास आया, जैक ने झटके में उसके दोनों हाथ काट दिए, फिर पास खड़े गार्ड को भी ढेर कर दिया। उसने गार्ड की जेब से बंदूक निकाली, जमीन पर लुढ़क कर गोलियों से बचा और चारों तरफ फायर करने लगा। फिर एक गार्ड को पकड़कर उसे मानव ढाल बना लिया और आखिरी दुश्मन भी निपटा दिया। चीख पुकार सुनकर विक्टर हुआंग कांपने लगा। कुछ समझ पाता उससे पहले ही जैक ने इलेक्ट्रिक बॉक्स उड़ा दिया। पूरी जेल अंधेरे में डूब गई। गार्ड्स डरते डरते अंदर घुसे और जमीन पर फैली लाशें देखकर उनके होश उड़ गए। अब जैक किसी इंसान जैसा नहीं लग रहा था, वो एक भूत बन चुका था। अकेले पड़े हर गार्ड के पीछे से उभरता और उन्हें एक एक करके खत्म करता गया। विक्टर हुआंग की हालत ऐसी हो गई कि पेशाब निकलने वाला था। उसने गार्ड्स को आगे भेजा और खुद भागने लगा। जैसे ही एक और लाश बाहर फेंकी गई, बाकी सब टूट गए। सब जान बचाकर भाग खड़े हुए। खून में डूबा जैक अब दर्द भूल चुका था। हाथ में छोटी सी पिस्टल लेकर वो दुश्मनों के पीछे दौड़ पड़ा। जल्द ही वो एक खुले कॉरिडोर में पहुंचा। उसने दीवार से फायर एक्सटिंग्विशर उठाया, उछाला और गोली मारकर फोड़ दिया। धुएं की आड़ में उसने 2 गार्ड उड़ा दिए। गोलियां खत्म हुई तो हाथापाई शुरू कर दी। कवर नहीं था तो लाशों को कवर बना लिया। कोने से हमला करने वाले को भी जमीन पर पटक दिया
हथियार छीना और बिना देखे फायर करता गया। एक रोल में लाश को ढाल बनाकर दोनों तरफ गोलियां बरसाईं। पीठ में गोली लगने के बावजूद वो रुका नहीं। आखिरकार पूरा इलाका शांत हो गया। चारों तरफ लाशें ही लाशें थीं। जैक अब अपनी हद पर था। आखिरी होश बचाकर वो अपने हथियार सप्लायर दोस्त के घर पहुंचा। उसकी हालत देखकर औरत सन्न रह गई। कुछ पूछ पाती उससे पहले ही जैक बेहोश हो गया। जब जैक को होश आया तो उसने देखा कि उसकी दोस्त पहले ही उसके सारे जख्मों पर पट्टियां बांध चुकी थी। वो औरत कभी जैक के साथ एक ही मैदान में लड़ी थी, एक ही हालात से गुजरी थी। पुरानी साथी होने के नाते उसने फैसला कर लिया कि अब वो जैक का बदला खुद लेगी। उसने बिना ज्यादा कुछ कहे जैक को पूरा का पूरा हैवी वेपन सेट पकड़ा दिया। राइफलें, ग्रेनेड, बुलेट्स, सब कुछ। शरीर थोड़ा संभलते ही जैक एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना गाड़ी लेकर एक छोड़ी हुई फैक्ट्री पहुंचा। वहां उसने हर हथियार को जोड़कर अलग अलग जगह छिपा दिया। पूरा इलाका उसने पहले से ही जाल में बदल दिया। इसके बाद उसने विवियन को फोन किया। शांत आवाज में बोला कि वो अपनी जान के बदले सोफी की सुरक्षित रिहाई चाहता है। डील का वक्त तय हुआ कल दोपहर, लेकिन विवियन ने कोई ईमानदारी नहीं दिखाई। फोन की लोकेशन से ही उसने जैक का ठिकाना ट्रैक कर लिया और अपने पीछे ढेर सारे किलर्स लेकर वहीं पहुंच गई। जैक को जरा भी हैरानी नहीं हुई। असल में उसने कभी भी सही डील करने का सोचा ही नहीं था। फिर भी पुराने रिश्ते का लिहाज करते हुए उसने विवियन को आखिरी मौका दिया। अब भी चाहो तो चली जाओ। लेकिन विवियन ने उल्टा उसका मजाक उड़ाया। बोली, उम्र हो गई है इसलिए दिल नरम पड़ गया है क्या? तंज भरी नजर डालकर वो मुड़ गई। उधर विला में बैठा विक्टर हुआंग लाइव फीड देख रहा था। ये सोचकर कि जैक अब गोलियों से छलनी होने वाला है, वो बेवजह हंसने लगा। हाथ में पकड़ा केक भी उसे ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगा। लेकिन असलियत कुछ और थी। जैक ने आराम से अपनी चॉकलेट बार कार पर रखी, फिर दस्ताने पहने और ठंडे चेहरे के साथ दोनों हाथ ऊपर कर दिए। विक्टर हुआंग सन्न रह गया। केक अब बेस्वाद लग रहा था क्योंकि जैक के हाथ में जो चीज थी वो पिस्टल से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। बस एक मैगजीन चली और जैक को छोड़कर बाकी सब जमीन पर पड़े थे। उसने बची हुई चॉकलेट का एक टुकड़ा मुंह में डाला और जो किलर जिंदा बचे थे उन्हें खुद जाकर खत्म कर दिया। अब विक्टर हुआंग पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपनी पूरी फोर्स झोंक दी थी। अगर इस वक्त जैक विला में घुस जाता तो रोकने वाला कोई नहीं था, और वही हुआ। विक्टर हुआंग अभी भागने का रास्ता सोच ही रहा था कि जैक सीधे टहलता हुआ विला में घुस आया। जैक का चेहरा ऐसा था जैसे अभी किसी को खा जाएगा। डर के मारे विक्टर हुआंग के चेहरे की शक्ल बिगड़ गई, यहाँ तक कि उसके बॉडीगार्ड ने भी वही नौकरी छोड़ दी। जैक के पास से गुजरते हुए उसने माफी मांगी और विक्टर हुआंग का ठिकाना भी बता दिया। उधर विक्टर हुआंग किसी दोस्त को फोन कर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैक ठीक उसके पीछे खड़ा है। जब उसे मौत की ठंडी हवा महसूस हुई तो कांपते हुए उसने पीछे देखा। एक आंख वाला जैक सामने खड़ा था, दाएं हाथ में बंदूक, बाएं हाथ में चाकू। विक्टर हुआंग ने आखिरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही जैक ने अपनी बैटल एक्स घुमाई, एक सिर विला से उड़ता हुआ बाहर निकल गया। इसके बाद जैक ने पूरा विला छान मारा। आखिरकार एक सीक्रेट रूम में उसे सोफी मिल गई। लड़की बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन जान को खतरा नहीं था। जैक ने उसे गोद में उठाया और लंगड़ाते हुए विला से बाहर ले आया। कुछ वक्त बाद सोफी को होश आया, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली उसने बंदूक उठाकर जैक पर तान दी। बातचीत के दौरान जैक को याद आया एक पुराने मिशन में उसने गलती से सोफी के पूरे परिवार को मार दिया था। सोफी ही अकेली बची थी। उस दिन से उसने जैक का चेहरा कभी नहीं भुलाया। पड़ोसी बनना भी उसका ही प्लान था। सालों से वो बदले का मौका ढूंढ रही थी। आज मौका सामने था, लेकिन वो ट्रिगर नहीं दबा पाई क्योंकि वो जानती थी कि जैक भी किसी और के हाथों का हथियार था। अगर असली बदला चाहिए तो उस आदमी तक पहुंचना होगा जिसने उस वक्त जैक को हायर किया था। आखिरकार सोफी ने फैसला किया कि जैक सजा भुगतेगा। वो उसे एक टॉप लेवल किलर बनाएगा। दोनों मिलकर उस पुराने मास्टरमाइंड को ढूंढेंगे और उसके परिवार के कातिलों से हिसाब चुकाएंगे। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। ऐसी ही अमेजिंग मूवीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट